हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ब्यूटीफुल से चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, आप जिस समय भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। हाँ जी, ये फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 1 ठोस अवस्था। एनसीईआरटी बुक में आपका अध्याय 1 ठोस अवस्था ही है। आज के वीडियो में हम आपको ठोस अवस्था के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर का हमारा ये फर्स्ट वीडियोज़ है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर बातें तो होती ही रहेंगी। चलो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने से पहले ये ठोस अवस्था आया कहाँ से, ये सभी बातें हमको समझनी होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये तो आप 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, सबको पता होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पदार्थ क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। जैसा कि आप मैटर के बारे में जानते हो, पदार्थ के बारे में जानते होगे, पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। है ना, इतना तो पता है आपको। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जैसा देखो, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, इसमें हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस है हमारा क्लास 12th में जो चैप्टर फर्स्ट लिया गया है, वो हमें ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट के बारे में हमको यहाँ डिटेल जानकारी लेनी है। ठीक है, जैसा कि द्रव है, लिक्विड है, तो ये इसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। और गैस, गैसियस स्टेट, गैस अवस्था तो आप क्लास 11th में पढ़कर ही आए हो, वहाँ आपने पढ़ा ही था। तो क्लास 12th में हमको ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले कि ठोस होता क्या है, ठोस किसे कहते हैं। मान लो यहाँ पर कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसको हमने लिया है। ठीक है, तो सॉलिड अगर होगा तो इसके जो ऐसे होगा, देखो यहाँ पर जो इसके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब आप समझते हो, जिससे वो मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, अवयवी कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो इनके बीच में आकर्षण बल होता है, बहुत मजबूत होता है। अवयवी कण बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, तो इनमें कोई स्पेस नहीं होता है कि ये मोशन कर सकें। ठीक है, तो इनका आकार जो होता है, आकृति होती है, शेप और साइज जो होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्योंकि इनके बीच में स्पेस तो है नहीं, जगह तो है नहीं कि ये मोशन कर सकें इनके कण, क्योंकि ये इतने पास पास होते हैं। और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण का मतलब आप समझते हो, जिससे वो मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मजबूत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम ठोस के आकार एवं आकृति की बात करें, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करें, अगर इसका हम आकार, आकृति एवं आयतन देखें, तो इसका जो आकार, आकृति एवं आयतन है, वो क्या होता है, निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। क्योंकि इनके ऐसा क्यों होता है, दिमाग में आता होगा, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है, अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, स्पेस नहीं होता है कि इनके कण मोशन कर सकें। इसलिए जो भी आकार एवं आकृति इनका होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो आपको ठोस समझ में आया। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसका आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा आप द्रव
द्रव के बारे में समझ सकते हो, यहाँ पर हम आपको और बताते हैं। जैसे देखो द्रव है, तो द्रव में क्या होते हैं, इनके अवयवी कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब अवयवी कण में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं उनका आकृति, आकार एवं आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे आप मान लो एक गिलास पानी लिए हो, पानी है, अगर इसको आप किसी और बर्तन में रख दोगे तो वो उसका शेप ले लेगा। तो द्रव का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, उसको आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का पात्र वो ले लेगा, उतना ही जगह में वो रख लेगा, ठीक है। इसके अलावा आप गैस के बारे में देख सकते हो। गैस के तो अणु जो पार्टिकल होते हैं, इनके अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। गैस को जहाँ रखोगे आप उतनी ही जगह में ये फैल जाएगा। जैसे आप अगरबत्ती जला देते हो घर में तो पूरे घर में महक आ जाती है, इसी तरह आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हमें ठोस के बारे में पढ़ना है, तो हम आपको सॉलिड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं हम। के बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के गुणधर्म हम समझते हैं। पहला है यहाँ पर आकार, आकृति और आयतन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ठोस अवस्था का जो आकार होता है, आकृति एवं आयतन, वो क्या होता है, निश्चित होता है, डिफिनिट होता है, क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है, वो पास पास होता है, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होती है, और इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए ये मोशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनका क्या होता है, आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। इसके बाद फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि ठोस अवस्था का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी बताने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। जैसा कि आप 9th 8th से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि गलनांक क्या है। गलनांक किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर देखो, वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ क्या हो, ठोस अवस्था से वो किस अवस्था में बदल जाए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को, उसी ताप को हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। और क्वथनांक का मतलब वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी सॉलिड स्टेट मैटर का, किसी भी ठोस अवस्था का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, तो उसका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है, गलनांक एवं क्वथनांक इनका बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो कण होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। जब इनको आप टेम्परेचर दोगे तो क्योंकि पास पास हैं, मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे हैं, जब भी टेम्परेचर दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मजबूत आकर्षण बल है। सबसे अच्छा रीज़न यही है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और अवयवी कण पास पास हैं, इसलिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत हाई हो जाता है। ये समझ में आया आपको। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी, दबाव, जिसे हम संपीड्यता, आपकी एनसीईआरटी में दिया है संपीड्यता, इसका मतलब क्या होता है, दबाव, कंप्रेसिबिलिटी। इसके संदर्भ में इसका क्या मतलब होता है, तो देखो, अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसका दबाव क्या होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, तो उन पे जो प्रेशर लगाना होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, दबाव, संपीड्यता, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में दिया गया है तो उसकी दबाव, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, इसकी आपकी एनसीईआरटी में वर्ड दिया है संपीड्यता, उसी का मतलब होता है दबाव। तो देखो, अगर कोई भी सॉलिड स्टेट है, कोई भी ठोस पदार्थ में है वो, तो उसका जो अवयवी कण होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो बहुत पास पास होंगे। तो अगर पास पास होंगे तो उनका जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उन पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, लो होगा, है ना, ठीक। ये समझ में आया आपको, मतलब जो संपीड्यता होगी ठोस पदार्थ की वो बहुत कम होगी। इसके बाद हमारा 4th नंबर का प्रॉपर्टी है लचीलापन, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत लो होती है। कोई भी ठोस लचीला थोड़े ना होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो आप
इतना पता है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ है तो उसमें लचीलापन नहीं होता है, वो बहुत लचीलापन कह सकते हैं हम, उसमें बहुत कम होता है। ठीक, इसके बाद है कंडक्टेंस। कंडक्टर उनमें क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम और आपको समझाते हैं डिफ्यूज़न का, विसरण, कि सॉलिड स्टेट कोई भी ठोस अवस्था दिया है उसमें विसरण कैसा होता है, तो विसरण उसमें बहुत कम होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड किसे कहते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। देखो ये चैप्टर हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इसमें बस हमको इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आप इमेजिन कर सको। आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे हम आपको वो समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आई होप आपको वो सब समझ में आए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इतना आपको शायद समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करो, उतना हम आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इतना, फिर इसके आगे और हम देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो देखो ठोस अवस्था मेनली, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठोस अवस्था मुख्यतः दो प्रकार की होती है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर आप समझो कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको एक अंतर के द्वारा इसे समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का इंग्लिश क्या होता है, एमार्फस सॉलिड। तो अंतर देखो, तो सबसे पहला जो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है वो क्या है, पहला यहाँ लिखा गया है, जैसा फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी व्यवस्था, और एमार्फस सॉलिड में लिखा गया है लघु परासी व्यवस्था। तो ये पता है ना अवयवी कण क्या होता है, अवयवी कण का मतलब क्या है, वो ठोस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। और उनका जो अरेंजमेंट है, जो उनकी व्यवस्था है वो क्या है, दीर्घ परासी है। एनसीईआरटी में ये दोनों वर्ड यूज किए गए हैं आपके, दीर्घ परासी और लघु परासी। तो इसका मतलब समझो आपकी क्या होता है, जैसे देखो अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी। देखो अगर कोई भी ठोस है तो कम से कम वो दो पार्टिकल से तो मिलकर बना ही होगा ना। मान लो एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल क्या है, बी है। तो दीर्घ परासी कहने का इसका मतलब है कि जो ठोस का अरेंजमेंट होगा, ए फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब और ये ठोस है पास पास तो होंगे ही अवयवी कण इनके, मतलब इस तरह से उसका अरेंजमेंट एक बढ़ता ही जाए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, दीर्घ परासी मतलब बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो, तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और लघु परासी व्यवस्था, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उनका जो ऑर्डर है वो इस तरह का ना हो, मतलब छोटे तरीके से हो, समझ सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, विषमदैशिक होती है। क्या दिया है यहाँ पर, विषमदैशिक, ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो विषमदैशिक और समदैशिक की इंग्लिश आप जानो क्या होती है, विषमदैशिक को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक, क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक, और समदैशिक का इंग्लिश होता है आइसोट्रॉपिक। देखो आपको हम इंग्लिश हिंदी दोनों समझाते चलते हैं, जिससे आप देखो अभी आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हिंदी के साथ साथ इनकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, जिससे आपको 12th के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक, तो देखो आप विषमदैशिक का मतलब क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक का। देखो आप यहाँ समझो, देखो कोई ठोस अवस्था होगी, पार्टिकल होगा ए बी इस तरह से, तो मतलब ये होता है कि विषमदैशिक का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अगर अलग अलग दिशा में हम चलें तो हमको अलग अलग भौतिक राशि मिले। जैसे मान लो यहाँ पर सॉलिड का अरेंजमेंट लिखो, मान लो एक पॉजिटिव कैटायन हो गया, फिर यहाँ एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर यहाँ नीचे कैटायन, फिर एनायन। तो देखो आप अगर इस तरह से चलोगे तो यहाँ पर एक अलग चीज़ें मिल रही हैं,
अभी अगर यहाँ से ऐसे तीर लो तो पॉजिटिव कैटायन, यहाँ से लोगे तो निगेटिव कैटायन। मतलब अलग अलग दिशा में अलग अलग भौतिक राशियाँ अगर मिल रही हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रही है उस ठोस अवस्था की, तो उसको हम कह सकते हैं विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। और समदैशिक का मतलब होता है कैटायन कैटायन इसी तरह से ऐसे रख दिया गया हो, फिर एनायन रख दिया गया हो। मतलब अगर एक दिशा में जाओ तो एक ही तरह की प्रॉपर्टी मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, समदैशिक प्रकृति कहते हैं या आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आप इसको और अदर एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, वहाँ पर तो आप बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, चाइल्ड बच्चे भी होंगे। तो अगर मान लो अगर उनको एक कतार में, एक लाइन में कर दिया गया हो कि इतने पार्ट में चाइल्ड रहेंगे, फिर इतने में जो बच्चे हैं 5th to 6 ऐसे रहेंगे, फिर बड़े बच्चे रहेंगे, या बॉयज़ एक तरफ रहेंगी, गर्ल्स एक तरफ रहेंगे, तो आप ऐसे समझोगे कि जिधर देखोगे तो आपको अलग अलग लोग दिखेंगे, एक तरफ बॉयज़ दिखेंगे, एक तरफ गर्ल्स दिखेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट ना हो स्कूल के फंक्शन में, सभी बच्चों को एक साथ कर दिया गया हो, तो सब कुछ खिचड़ी जैसा हो जाएगा उसमें, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसे हम कह सकते हैं आइसोट्रॉपिक, है ना। और अगर जिस डायरेक्शन में आप देखो उस डायरेक्शन में हमको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखें, अलग अलग चीज़ें दिखें, तो वहाँ हम कह सकते हैं एनाइसोट्रॉपिक, विषमदैशिक प्रकृति। अब क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद फिर हमारा थर्ड है निश्चित ज्यामितीय आकार। यहाँ इतना तो जब हमने विषमदैशिक और इतना बताया तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा निश्चित क्यों है। इसके बाद इसका क्या है, असमीकृत है। इसके बाद हमारा फोर्थ है गलनांक इनका तीव्र होता है। गलनांक तीव्र कहने का मतलब है कि अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसको अगर हमको मेल्ट करना है तो उनका जो टेम्परेचर होता है बहुत तेज़ होता है, बहुत शार्प होता है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर कोई ठोस दिया गया है, उसका गलनांक तीव्र है, मतलब अगर उसको ठोस से हमको द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना है, तो जिस टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा, वो जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, बहुत तीव्र होगा। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो रेंज में होता है। कैसे आप समझोगे इसको, जैसे देखो क्रिस्टलीय ठोस की एग्जांपल यहाँ ले लो आप, NaCl हो गए, क्वार्ट्ज हो गए, और एमारफस में प्लास्टिक आता है, ग्लास आता है। अब यहाँ समझ लो आप गलनांक वाला जो पॉइंट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपको जलाना है, तो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर प्लास्टिक नहीं जलेगा, है ना, कि आप एक टेम्परेचर दो, धीरे धीरे कभी उसको हाई टेम्परेचर लगेगा, कभी लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसका जो तापमान है वो घटता बढ़ता रहेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जो एमारफस सॉलिड होता है, उनका जो गलनांक होता है, उनका टेम्परेचर कैसा होता है, रेंज में होता है। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक तीव्र होता है, बहुत शार्प होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, वो हम आपको फिर से डिस्कस करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।